करें आज का? हाँ जी जी जी, स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, एक लाइब्रेरी एजुकेटर्स कोर्स करते हुए उसमें एक चीज हम बातें करते रहते हैं लाइब्रेरी की किताबों के बारे में और रिसोर्सेस के बारे में, कहानियों के बारे में, चित्रों के बारे में, लेकिन पाठ्य पुस्तक के बारे में हम ज्यादातर कभी चर्चा नहीं करते, क्योंकि वो एक कुछ अलग सी बात है और वो हमारे दायरे में नहीं आती, ऐसा कुछ हमें लगता है। लेकिन अगर थोड़ा अंदर जाके आप झांक के देखें तो पाठ्य पुस्तक ये चीज बच्चों के लाइफ को, जिंदगी को सबसे ज्यादा छूती है। तो इसलिए हमें लगा कि अगर बच्चों तक पहुंचना है, बच्चों को छूना है, तो पाठ्य पुस्तक के बारे में कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। और पाठ्य पुस्तक को अगर किताबों से जोड़ा दिया जाए तो हमारी किताबें भी पहुंच जाएगी बच्चों तक। इसलिए हमने कुछ प्रयास किया, तो वो आज मैं आपके सामने थोड़ा रखने वाली हूँ। मेरे साथी है, वो एक एक टॉपिक लेकर उसमें वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में वो बात करेंगे। थोड़ा हमें देर हुई है तो थोड़ा देर तक आगे भी जाएंगे हम, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे पाठ्य पुस्तक के बारे में बात करते हुए मुझे लगा कि पहले हमें थोड़ा हिस्ट्री देखनी चाहिए कि पाठ्य पुस्तक की और शिक्षा की हिस्ट्री क्या है। तो हमारे देश में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका स्कूलों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम रहती है। इसका कारण है कि पाठ्य पुस्तक के बारे में सरकार सुझाव नहीं देती, लेकिन पाठ्य पुस्तक निर्धारित करती है। मतलब ये ऊपर से आया हुआ है और इससे हमें ठीक तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सरकार ने दिया हुआ है। सरकार ऐसा नहीं कहती कि आप कुछ भी किताबें ले लो और उससे ये स्किल्स डेवलप करो, ये नहीं कहती सरकार, लेकिन वो एक किताब दे देती है, हमें निर्धारित करती है। जरा आवाजें बहुत ज्यादा आ रही है, कोई म्यूट करे सब। और ये सरकार से निर्धारित की हुई रहती है, इसलिए बंशी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप म्यूट पे चले गए। अनम्यूट, एक बार अनम्यूट करिए। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ जी हाँ, हाँ, नहीं अभी आ जरा रही पढ़। है। हाँ हाँ। तो इसी कारण अध्यापक अपना ज्यादा समय पाठ्य पुस्तक का पठन करना, उनके जो नए शब्द है उसमें पाठ में उनका अर्थ बताना, पाठ्य का सरल भाषा में स्पष्टीकरण करना, इन बातों में ज्यादातर समय बिताते हैं। यही पाठ्य पुस्तक का प्रयोग प्रकट वाचन के लिए, मूक वाचन के लिए, रटने के लिए, गणित के प्रश्न हल करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, आदि सब कौशलों के लिए यही एक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा भी होती है तो इसी पाठ्य पुस्तक पर होती है, और इन सभी माध्यमों से हर एक पाठ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। हाँ, तो उसका प्रकट वाचन हुआ टीचर के जरिए, फिर उसका मूक वाचन करने को बच्चे को बोलते हैं, बच्चे वही चीजें रटते हैं। तो इस तरह छोटे 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 टुकड़ों में एक पाठ को बांटा जाता है, और ताकि बच्चा याद करे और परीक्षा में उसके बारे में लिख सके। तो ये हमारे देश की आज की पाठ्य पुस्तक और स्कूलों में हमें जो सीन दिखता है वो ये है। क्यों है, इसलिए हम जरा थोड़ा हिस्ट्री में जाकर देखते हैं।
1854 के पहले हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली थी, तो उसमें ज्यादातर जो शिक्षक थे, अध्यापक थे, वो एक एक गांव में रहते थे और अपने गांव के अभिभावकों का जो कहना है या तो बच्चों के लिए क्या अच्छा है, वो गांव में रहने वाले वो सब देखकर वो अपना खुद का सिलेबस खुद बनाते थे। उसमें कौन सी चीजें किस तरह पढ़ाने की है, सिखाने की है, किसको क्या पढ़ाना है, ये सब चीजें तरीकों का जो उन्होंने चुना हुआ जो सिलेबस है वो किस तरीके से बच्चों तक ले जाए, वो सब चयन वे खुद करते थे। लेकिन 1854 के बाद अंग्रेजों ने नए केंद्रीय नियंत्रण वाली शिक्षा का पुरस्कार किया। इससे क्या हुआ, इससे अध्यापक की स्वतंत्रता पूरी नष्ट हो गई। ऊपर से जो दी जाने वाली चीजें हैं, जो किताबें हैं, जो सिलेबस है, वही पढ़ाना जरूरी हो गया। फिर अध्यापक को क्या किया, उन्हें बच्चों की शिक्षा और अध्यापन के संसाधनों के बारे में कोई भी निर्णय लेने का हक नहीं रहा। जैसे शुरू में भारत में अपने स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हुआ था, लेकिन अभी जरा थोड़ा खुल रहा है। उन्हें उन पर एडमिशन रजिस्टर बनाए रखना, हिसाब रखना, पाठ्य पुस्तकों का स्टॉक संभालना, वो बांटना बच्चों के बीच, उनका वितरण करना, परीक्षा देना और उसका रिकॉर्ड रखना परीक्षा का, आदि प्रशासनिक काम उन पर सौंपे गए। परीक्षा में बच्चों को अगर कम नंबर मिले या इंस्पेक्शन में बच्चे पिछड़े हुए अगर नजर आए तो अध्यापकों की तनख्वाह कट जाती थी। ये सब सुनकर आपको ये 1854 है ऐसा नहीं लगेगा, शायद आज भी ऐसा ही है ऐसा लगेगा आपको। और वैसे भी स्कूलों के अध्यापकों की तनख्वाह अधिकारियों की तुलना में 3 से 5 गुना कम रहती थी। फॉर्चुनेटली आज ये थोड़ा बदल गया है, अध्यापकों को की सैलरीज जो है वो काफी अच्छी बनी हुई है अभी। तो इस तरह अंग्रेजों के जमाने में अध्यापक का रोल पूरा बदल गया। पहले तो सिलेबस बनाने वाले, पेडागोजी बनाने वाले, किसके साथ क्या करे वो तय करने वाले, बच्चों की खुद परीक्षा लेके अगर बच्चा पिछड़ा हो तो उसे आगे ले जाने वाले, ऐसे जो अध्यापक थे वो बस बताई हुई चीज करो ऐसे वाले रोबो बन गए सॉर्ट ऑफ। फिर पाठ्य पुस्तकों के बारे में क्या हुआ, तो शुरू में पाठ्य पुस्तक बनाने वाले लोग भारत में बाहर से आए हुए मिशनरी लोग थे, क्योंकि भारत में रहने वाले लोगों को ये पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या पाठ्य पुस्तक बनाएंगे, वो क्या टेक्स्ट बुक बनाएंगे, ऐसा अंग्रेजों का ख्याल था और उन्होंने बाहर से आए हुए मिशनरी लोगों को पाठ्य पुस्तक बनाने की इजाजत दी। बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मैकमिलन, लॉन्गमन आदि प्रकाशनों ने भारत में ऑफिस खोले। ये 1860-61 की बात है। अभी इनकी जो किताबें थी वो ज्यादातर अंग्रेजी किताबों की पर, यानी कि यूके की किताबों पर वो उनका क्या बोलते डिजाइन किया हुआ था सब पूरा। सो नेचुरली इनकी किताबों का न भारतीय बच्चों की जिंदगी से कोई रिश्ता था, न उनके परिवेश से। ऐसी किताबों से सीखने वाले जो बच्चे हैं उन्हें रटने के सिवा पढ़ने का कोई और तरीका ही नहीं था, तो बच्चे रटने लगे और इस तरह किताबें रट रट के परीक्षा में रिप्रोड्यूस करना, ये एजुकेशन बन गया हमारा। तो ऐसी किताबें हो और इस तरह का सिलेबस हो और इस तरह वो उसके साथ काम किया जाए, ऐसा जब बोलते हैं तब ये बच्चे कैसे स्वतंत्र सोचने समझने वाले, जिम्मेदारी लेने वाले
नवनिर्माण करने वाले, समस्या हल करने वाले कैसे बन सकते हैं? जब ये किताब है, ये आपको इस तरह पढ़नी है, इस तरह परीक्षा में आपको दोहरानी है, बस फिनिश्ड। कोई कुछ पूछना नहीं है किसी ने, क्योंकि वो दिया हुआ है, इसके बारे में ना पूछना है, ना कुछ दूसरी कल्पना या दूसरा अपना मत बताना है। तो कैसे बच्चे सोच समझ वाले, जिम्मेदारी लेने वाले, खुद की शिक्षा खुद उसके बारे में सोचने वाले, नवनिर्माण करने वाले, क्योंकि वहां तो जगह ही नहीं थी नवनिर्माण के लिए, कैसे बन सकते हैं? ये था अंग्रेजों के जमाने में। फिर ये किताबें इस तरह क्यों बनती है? तो किताबें, पाठ्यपुस्तक, ये सरकार को अपनी विचारधारा का प्रसार और प्रचार करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है, एक मीडियम बहुत अच्छा है। इसीलिए सरकार अपने खुद के हाथ में पाठ्यपुस्तक रखते हैं, क्योंकि वो खुद छापेंगे, जो अपनी विचारधारा है उसका प्रसार और प्रचार पाठ्यपुस्तक के माध्यम से वो करेंगे। आगे जाकर बच्चों को फिर इसको, ये बच्चा अच्छा करने वाला है, ये बच्चा इसको कुछ नहीं आता, ये बांटने की जिम्मेदारी भी सरकार लेता है परीक्षा के जरिए, क्योंकि वो पाठ्यपुस्तक पर ही आधारित वो परीक्षा लेते हैं। क्यों लेनी है इस तरह की परीक्षा, वो भी देखेंगे। अंग्रेजों ने पहले सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड से परीक्षा देना, और वो गुप्तता और कठोरता से लेना वो परीक्षाएं। अभी तक क्या हो रहा था कि जो बच्चों को पढ़ा रहा था वही बच्चों की परीक्षा ले रहा था। उसको तो पता था कि बच्चे को क्या आता है, क्या नहीं आता है। तो उस तरह वो भी बच्चों के साथ मिलजुल के, उनको क्या नहीं आता वो बनाकर, उनको ज्यादा पढ़ाकर, ऐसा वो परीक्षाएं होती थी। लेकिन अभी जो परीक्षा है, इसमें जिसने पढ़ाया उसका कुछ रोल ही नहीं है। ये तो परीक्षाएं सेंट्रल बोर्ड से आ रही है, और वो गुप्तता और कठोरता के वातावरण में होती है, जैसे कि आज होती है। तो वो परीक्षाएं पहले अंग्रेजों ने 1854 के बाद शुरू की। उन्होंने शुरू की क्यों? क्योंकि भारतीय बच्चों को पढ़ा लिखा और समझदार तथा उत्पादन और निर्माण करने वाले बनाना उनका हेतु ही नहीं था। उन्हें अपने आदेशों का पालन करने वाले, और वो भी सही पालन करने वाले, यानी अनपढ़ लोग हो तो वो पालन ठीक तरह से नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें पढ़ाना सिखाना। तो अपने आदेशों का सही पालन करने वाले कुछ लोगों की प्रशासन के लिए जरूरत थी। तो बाकी बच्चों को क्यों पढ़ाए? तो बाकी बच्चों को पढ़ाए क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो है वो उनकी बनाई हुई चीजों का बिना पूछे इस्तेमाल करे। नहीं बढ़िया रहा था, तो काहे कि ये दांत बहुत ना खराब होता। जरा म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो इस तरह सभी लोगों को पढ़ाए, क्योंकि उनमें से जो ब्राइट चिल्ड्रन है वो प्रशासन के लिए जरूरी है, उनको नौकरी मिल जाएगी, और बाकी के जो पढ़े लिखे लोग हैं वे अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें बिना कुछ पूछे इस्तेमाल करेंगे। फिर उनका एजुकेशन ऐसा भी नहीं है वो उन बच्चों का कि जो स्वयं निर्माण करे, प्रोड्यूसर बने। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में सभी प्रोड्यूस होने वाली चीजें धीरे धीरे उसका कम कर और बंद ही कर दी। हमारे यहाँ भी कपड़ा बनता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैनचेस्टर से बने हुए कपड़े ही आने लगे और लोग वही इस्तेमाल करने लगे, और हमारे देश का सब पूरा जो प्रोड्यूसर बनने वाला कपड़े का ये था, कारोबार था, वो सब खत्म हो गया। तो वो अंग्रेजों ने किया। फिर हमने वही आगे क्यों ले जाना है?
क्योंकि भारत स्वतंत्र होने के बाद 1960 के आसपास एनसीईआरटी और कई सारे राज्यों की एससीईआरटीज बन गई और उनके माध्यम से पाठ्यपुस्तक बनने लगे फिर से। महाराष्ट्र के पाठ्यपुस्तक मंडल के बारे में मैं जरा थोड़ा बोलना चाहूंगी क्योंकि उसका मुझे पता है ठीक तरह से। और उसमें अच्छे अच्छे लोग शुरू से वो समिति में थे और उन्होंने कुछ बहुत अच्छी किताबें बनाई है। किताब कितनी भी अच्छी हो, मैं तो कहती हूँ कि एक ही किताब क्यों। कुछ लोग इसके बारे में बोलते हैं कि गवर्नमेंट को बहुत सारी किताबें प्रोवाइड करना ये नामुमकिन है। तो मैं बोलती हूँ क्यों नामुमकिन है? अगर अभी तो आरटीई के बाद ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों को पढ़ा लिखा बनाए। अगर ऐसी चीज है तो क्या सिर्फ अध्यापकों को तनख्वाह देना यही गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? क्यों ना बच्चों को बहुत सारी किताबें दे? तो ये गवर्नमेंट ने अपने लिए जो सुझाव उन्हें कम खर्चे वाला लगा और डुएबल लगा वो उन्होंने ले लिया, मतलब पाठ्य पुस्तकें बनाना। तो पाठ्य पुस्तक बनाना और हर एक बच्चों को वो मुफ्त में बांटना। तो हर एक बच्चे के पास पाठ्य पुस्तक होता ही है। दूसरी कई किताबें ना हो, एक भी ना हो दूसरी, लेकिन पाठ्य पुस्तक तो जरूर होता है। तो देखिए कितना क्या बोलते हैं उसको, इम्पॉर्टेंट चीज है पाठ्य पुस्तक का होना बच्चों के लिए। और फिर हमारे लिए कि क्यों एक ही किताब, क्यों और किताबें बच्चा ना पढ़े? तो वो तो गवर्नमेंट की साजिश है कि गवर्नमेंट का जो कहना है उसका प्रसार और प्रचार करने के लिए एक ही पाठ्य पुस्तक बच्चा पढ़ेगा, वही रटेगा, वही उसके दिमाग में जाकर बैठेगा और वो उसी पर काम करेगा। तो इसके बारे में इसीलिए हमारे जैसे देश में जहाँ लोग खुद विचार कर रहे हैं, करते हैं और आगे जाके भी उन्होंने करना चाहिए, उन्होंने ये सोचना चाहिए कि क्यों पाठ्य पुस्तक, और फिर उस पाठ्य पुस्तक उठाकर फेंक तो नहीं दे सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट ने निर्धारित की है तो उसे तो करना ही है। तो क्या उसके साथ साथ हम और कुछ कर सकते हैं? क्या बच्चों को और अच्छी तालीम दे सकते हैं? इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक जो होता है उसकी कुछ मर्यादाएं होती है, तो वो मर्यादाएं क्या है वो हम देखेंगे। एक तो पाठ्य पुस्तक बनता कैसे है। तो पाठ्य पुस्तक की एक समिति रहती है, उसमें कुछ 10-20 लोग रहते हैं। वो समिति गठित की जाती है जो ज्यादातर अलग अलग किताबें पढ़कर साहित्य चुनती है। जाहिर है कि वे लोग अपने अपने परिवेश और सभ्यता तथा भाषा का ज्यादा विचार करते होंगे। अगर मैं पाठ्य पुस्तक लिखने के लिए बैठ गई तो मेरा जो परिवेश है, मेरा जो क्या सभ्यता है, मेरी जो सभ्यता है, मेरे घर में बोली जाने वाली जो भाषा है वो मुझे अपनी लगती है, उसमें मैं काम ज्यादा कर सकती हूँ। तो नेचुरली मैं जब कुछ भी चुनूंगी, एक आधी कहानी चुनूंगी, आर्टिकल चुनूंगी, तो वो मुझे अपने परिवेश से जोड़ने वाला ही रहने वाला है। उस समिति में राज्य के हर समूह और हर सभ्यता के व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कितने होंगे। महाराष्ट्र जैसे बहुत बड़े, या महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो सब बड़े बड़े राज्य है, कर्नाटक, उनमें कितनी सभ्यताएं, कितनी भाषाएं, कितने समूह है। तो उन सभी समूहों में से एक एक आदमी अगर निमंत्रित किया, आमंत्रित किया, तो वो कितनी बड़ी समिति हो जाएगी। सो नेचुरली इतनी बड़ी समिति तो होती नहीं, कुछ 20-25 लोगों को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है,
और उनकी वो समिति गठित होती है। नतीजन सभी बच्चों के परिवेश व सभ्यताएं पाठ्य पुस्तक में नहीं आ सकती, ये पहली मर्यादा है। ठीक है, तो इसके बारे में फिर सरकार बात भी करती है। अगर कहीं कहा कि नहीं ये है वो है, तो इतना बड़ा महाराष्ट्र और उसमें इतनी सभ्यताएं, ये सभी एक छोटे से पाठ्य पुस्तक में कैसी आती है? नहीं आ सकती, इसलिए वो नहीं लाते। दूसरा क्या है, पाठ्य पुस्तक समिति में जो मैंने अभी तक जो सब पाठ्य पुस्तक 1960 से देखे हुए हैं, हर एक 10-10 सालों में वो बदलते रहते हैं, महिलाओं की संख्या बहुत कम है और कभी कभी तो ना के बराबर रह चुकी है। इसलिए बहुत कम पाठ ऐसे रहते हैं जिनमें मध्यवर्ती पात्र महिला हो। ये मैंने 2009-10 में एक थोड़ा सा अभ्यास किया था, और महाराष्ट्र के पहली से लेके 7वीं तक के भाषा विषय के मराठी के पाठ्य पुस्तकों का मैंने अभ्यास किया था। और मुझे क्या क्या मिला, तो उसका आधार लेकर मैं ये आगे के एक दो पॉइंट्स बिंदु आपको मैं आपके साथ में साझा करती हूँ। तो उनमें मध्यवर्ती पात्र महिला हो ऐसे बहुत कम पाठ मिले मुझे। कई कई क्लासेस में तो एक भी पाठ ऐसा नहीं था कि जिसमें मध्यवर्ती पात्र महिला हो। नतीजन लड़कियों को अपने आप को पुस्तक में और दुनिया का एक हिस्सा होते हुए देखना मुश्किल होता है। अभी पाठ्य पुस्तकों में अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व भी बहुत कम नजर आया, और मुझे पहली से लेकर 7वीं तक की भाषा के पाठ्य पुस्तकों में खाली 3 पाठ्य पुस्तकों में उनका जिक्र मिला। एक में एक कविता थी, दूसरे 2 में एक कुछ लेसन्स ऐसे आर्टिकल्स वाले थे, लेकिन एक भी कथा नहीं मुझे मिली कि जिसमें अल्पसंख्यक लोग उसके केंद्र में हो, जिसके मध्यवर्ती पात्र हो, एक भी नहीं मिली। तीसरी बात जो है कि पाठ्यपुस्तक समिति में ज्यादातर कौन लोग आते हैं? आप जैसे मैं जैसे लोग तो नहीं आते उसमें। तो ज्यादातर जाने माने लेखक कवि ऐसे लोग होते हैं। अभी भारत में अगर आप कौन लोग पढ़ते थे ऐसा देखने गए, तो वो तो आपको पता है कौन पढ़ते थे। कोई कोई लोगों को तो पढ़ने को बिल्कुल यही नहीं था कि ये लोग नहीं पढ़ेंगे करके। इसी वजह से गवर्नमेंट ने जो 2000 में सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, ताकि सभी बच्चे पढ़े, सभी जाति के, सभी स्तरों के, सभी जेंडर के सभी बच्चे पढ़े, इसलिए 2000 को सर्व शिक्षा अभियान लाना पड़ा, जिसके बाद ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ने लगे। लेकिन उसके पहले कौन से बच्चे पढ़ते थे, कौन से बच्चे लेखक बनते थे, कवि बनते थे, कि जो जिनकी किताबें छपे, जो जिनको लोग बुलाए कि आप हमारी समिति में गठित हो जाना ऐसा करके, तो वो लोग ज्यादातर उच्च जाति के थे। ज्यादातर वो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली थे, और वो हमेशा पिछड़ी जातियों का सही प्रतिनिधित्व करने वाली कथाएं चुनेंगे, ऐसी कुछ शाश्वती नहीं थी। अच्छा, चुनेंगे भी तो संपादन करते हुए उसका फोकस भी इस तरह बदलेंगे कि पीड़ित ही अपराधी बन जाता है। ये मैं आज जो कह रही हूँ उसके बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ताकि आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, फिर से मैं ये बात कहती हूँ कि कोई पिछड़ी जातियों का सही प्रतिनिधित्व करने वाली कथाएं वो चुनेंगे हमेशा, ऐसी कोई शाश्वती भी नहीं है। और चुनेंगे तो भी संपादन करते हुए उसका फोकस इस तरह बदलेंगे कि पीड़ित ही अपराधी बन जाता है। इसका मतलब क्या है? महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक में 2010 9-10 में 7वीं कक्षा में एक पाठ था,
वो पाठ लिखा हुआ था शंकरराव खरात नाम के एक जाने माने दलित लेखक ने। उसका नाम तो ओरिजिनल में था पत्र। उसमें एक महार समाज का आदमी है, शंकरराव खरात खुद महार थे, और उनको एक दिन एक तार मिल जाता है। आपको पता है तार की, जिसमें अगर कुछ इमरजेंसी मैसेज देना हो तो हुआ करते थे तार। तो उस तार में एक दिन उनके पास एक तार आया बंबई से। वो शंकर के पिताजी वो तार लेके गुरुजी के पास गए, क्योंकि सारे पूरे गांव में गुरुजी एक ही पढ़े लिखे थे। वो गुरुजी के पास गए और उनको तार पढ़ने के लिए कहा। तो गुरुजी कुछ नहा रहे थे, फिर नाश्ता कर रहे थे, फिर देव पूजा कर रहे थे, कुछ तो करते रहते थे। और उनकी औरत ने उनको कहा कि अपने सामने अपना ये महार अपने पैरों से आया हुआ है अपने घर, तो उससे वो लकड़ी तोड़वा दो। तो लकड़ी तोड़ने के लिए शंकर के पिता को कहा गया और वो पूरा दिन लकड़ी तोड़ता गया, क्योंकि गुरुजी के तो काम चल रहे थे। उसके बाद खाना वाना भी हुआ गुरुजी का, फिर दोपहर हो गई और ये छोटा बच्चा और उसका पिता, ये दोनों बिना खाए पिए वो लकड़ी का काम कर रहे थे। आखिर दोपहर में जाके गुरुजी ने उसको बुलाया और कहा कि वो लाओ चिट्ठी। तार दिया और वो तार में लिखा था कि शंकर की फुफ्फू चल बसी बंबई में। अभी दोपहर हो गई थी, तो बंबई जाने का कोई मतलब ही नहीं था, जा ही नहीं सकते थे। तो वो भी टल गया और वो दोनों मायूस होके घर आ गए। कहानी ये है, लेकिन इस कहानी का शीर्षक तक बदला गया। शीर्षक बदल के बनाया दिया अडानी, अनपढ़। और पहला प्रश्न पूछा था कि अनपढ़ होने की वजह से शंकर के पिता को क्या कठिनाइयों का सामना करने पड़ा। तो समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूं? तो शंकर का एक दलित की जिंदगी, उसके एक्सपीरियंसेस किस तरह हमारे सामने आए और उसे कैसे मोड़ दिया गया। तो इसीलिए उस पाठ्यपुस्तक समिति में कौन लोग हैं, इस पर वो पाठ्यपुस्तक निर्भर करता है। और वो जो रोबस्ट ओरिजिनल ऐसी जो एक्सपीरियंसेस है, वो एक्सपीरियंसेस बच्चे को पढ़ने को सुनने को नहीं मिलती। अभी दूसरी चीज है मर्यादाओं के बारे में, पाठ्यपुस्तक की भाषा और उसका कंटेंट। तो पाठ्यपुस्तक सिलेबस की फ्रेमवर्क में बंधा हुआ रहता है। सिलेबस माने क्या है? सिलेबस माने ऐसी चीज है कि कुछ लोग बैठ के, ज्यादातर गवर्नमेंट बैठ के ऐसे बोलती है कि हमारे बच्चों को ये चीजों के बारे में हम मालूमात देंगे स्कूलों में। जैसे वो बदल भी जाते हैं कभी कभी। और जैसे अभी यूजीसी का एक नया ये आया है कि गोपालन के बारे में एक नया कोर्स उन्होंने शुरू किया है। तो इस तरह की कुछ चीजें रहती है कि हमें लगता है कि हमारे स्वातंत्र्य युद्ध के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, फिर महिला सक्षमीकरण के बारे में पता होना चाहिए, पंचायत राज के बारे में पता होना चाहिए। तो वो सब जो चीजों की हम लिस्ट बनाते हैं कि इनके बारे में पता होना चाहिए, वो उसे हम सिलेबस कहते हैं। तो पाठ्यपुस्तक जो रहते हैं वो सिलेबस की फ्रेमवर्क में बंधे हुए रहते हैं। वो पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक सिलेबस में जिन विषयों के सुझाव दिए हैं, उन विषयों पर आधारित कथा, कविता, लेख आदि पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित होंगे। वो सभी जो विषय है 20, 25, 50 जो भी कुछ हो, वो पहली से 10वीं तक बांटे जाते हैं। हाँ, तो समझो रिश्ते नातों का पाठ है वो तीसरी कक्षा में आ जाएगा, या महिला सक्षमीकरण का है तो वो 9वीं में आ जाएगा, पर्यावरण के बारे में कुछ है तो वो 6ठी में आ जाएगा। इस तरह पूरा सिलेबस बांटा जाता है।
और एक कक्षा में अलग अलग तरीके के कौन कौन से पाठ आएंगे ये सब तय किया जाता है। फिर हर एक पाठ्य पुस्तक में कक्षा के अनुसार गद्य और पद्य के 15 से लेके 25 तक पाठ होते हैं। निचले क्लासेस में पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी तक 15-17 पाठ होते हैं, आगे जाके 25-27 पाठ होते हैं। वही पाठ बच्चे साल भर पढ़ते रहते हैं। जो भी कुछ 17 हो, 25 हो, जो भी, उन्हें टुकड़े टुकड़े में लिखते रहते हो, याद करते रहते हैं, उन पर परीक्षा देते हैं और बस यही अपेक्षा उनसे की जाती है। और सिलेबस के बाहर की चीजों के बारे में बच्चे कुछ नहीं पढ़ते। अंजलिका, आप म्यूट पे हो, आवाज नहीं। हाँ, सॉरी, जरा ये खत्म होने लगा था। तो इस तरह वो अपने पाठ जो है, 25 जो पाठ है, वही पाठ 10 महीने के लिए पढ़ते रहते हैं। सिलेबस के बाहर के विषयों के बारे में बच्चे कुछ नहीं पढ़ते, क्योंकि उनके पास खाली रिसोर्स क्या है, पाठ्य पुस्तक है, और उसमें क्या है, सिलेबस में दी हुए पाठ और विषय। अभी पाठ्य पुस्तक के विषयों के बारे में ये चीज हो गई। अभी भाषा के बारे में अगर हम देखने जाए तो पाठ्य पुस्तक में जिस भाषा का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है वो प्रमाण भाषा रहती है। हाँ, सभी अप्रमाण भाषा के शब्दों को ज्यादातर प्रमाण बनाया जाता है, जिससे कई बार कहानी का ओरिजिनल स्वाद चखने को नहीं मिलता। अभी ये जो मैं आपको कहानी बता रही थी, अनपढ़ या पत्र, तो उसमें भी कई ऐसे शब्द हैं जो वो पिताजी अपने बच्चे के साथ बात भी कर रहे हैं, वो एक जगह लकड़ी तोड़ते तोड़ते, तो उसमें वो कॉन्वर्सेशन में कुछ वैसे अप्रमाण शब्द आए हुए हैं, अप्रमाण भाषा के, लेकिन उन शब्दों को बदल दिया गया है और उन्हें प्रमाण बनाया गया है। जाहिर है कि जो शंकरराव खरात बताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, वो स्वाद उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि वो भाषा ही अलग है। तो वो पिताजी अपने बच्चे के साथ, बेटे के साथ जो भी कुछ बातें कर रहे थे, तो वो तो एकदम ठीक तरह से नहीं आने वाली। इसके अलावा पाठ्य की भाषा औपचारिक भी होती है। उसमें एक कहानी में जैसे रहती है, वैसे सहजता, एक मिठास जो है वो भी नहीं रहती, क्योंकि ये पूरे वाक्यों में वो पाठ लिखना, कोई वाक्य आधे अधूरे ना छोड़ना, उसमें कुछ फॉन्ट में छोटा बड़ा ना होना, इस तरह का बहुत ऐसा औपचारिक बन जाती है किताब, पाठ्य पुस्तक। और उसमें वो एक सहजता रहती है, एक मिठास रहती है, कविताओं की, कथाओं की, लोक कथाओं की, वो नहीं रहती। और वो बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि वो मौखिक भाषा के नजदीक रहती है, लेकिन ये पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वो आसानी से बच्चे नहीं समझते। कौन से बच्चे नहीं समझते? तो जिनके घर में लिखा पढ़ी नहीं होती, ऐसे बच्चे आसानी से वो नहीं समझ सकते। अभी आगे जाके भाषा के बारे में और क्या है, भाषा के और कंटेंट के बारे में,
तो पाठ्य पुस्तक में ऐसी बहुत कम रचनाएं मिलती है जो मन को भाती है और हृदय को छूती है। हमें वो पढ़ना है इसलिए हम पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन ऐसे भाती है इसलिए मैं बाद में भी उसके बारे में सोचूं, ऐसी बहुत कम रचनाएं मिलती है। उनमें ना वो शाश्वतता जिसे टाइमलेसनेस कहते हैं होती है, ना तो वैश्विकता जिसे यूनिवर्सैलिटी कहते हैं। कई बार हमने वो रशियन स्टोरीज पढ़े हुए हैं बहुत पुराने साल में, पुराने जमाने में। हमारे जमाने में ज्यादातर किताबें आज जैसी कहानी की नहीं हुआ करती थी, पर उन दिनों में रशियन किताबें बहुत आती थी और मेरे बच्चों के लिए मैं वो हमेशा खरीदती थी। चाहे उसके नाम रशियन हो बच्चों के, वहां पे क्या बर्फ गिरता है ऐसी वाली बातें हैं, कुछ पूरा माहौल अलग है, पूरा सभी अलग है वहां का। फिर भी उसमें एक ऐसे टाइमलेसनेस और यूनिवर्सैलिटी थी जो बच्चे बहुत पसंद किया करते थे। तो वो आज ये पाठ्यपुस्तक की रचनाओं में बहुत कम मिलती है। इसीलिए वो रचनाएं, पाठ्यपुस्तक की जो रचनाएं हैं, वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं बनती। आप में से जिन जिन लोगों ने वो रशियन किताबें पढ़ी है, आज भी उनको वो कहानियां याद है। और वो ऐसे हमने रटी नहीं थी, उस पर परीक्षा भी नहीं दी थी, फिर भी उनमें एक जिंदगी को बदल देने की ताकत थी। तो ऐसी रचनाएं पाठ्य पुस्तकों में बहुत कम मिलती है। और उसका एक तो कारण है, मैंने ऊपर दिए हुए हैं, एक कारण भाषा भी है कि वो ओरिजिनल भाषा ही इस्तेमाल नहीं करते, उसको बहुत औपचारिक और प्रमाण बना देते हैं। पाठ्य पुस्तक को कभी साहित्य पुरस्कार नहीं मिलता, तो इसलिए उसमें अच्छा साहित्य हो ये किसी ने बताया ही नहीं है और किसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि वहां उसमें साहित्य अच्छा हो, क्योंकि उसको तो क्या पुरस्कार तो नहीं मिलने वाला है। कभी कभी कहते हैं कि इस तरह बदलना पड़ता है, करना पड़ता है पाठ्य पुस्तकों के लेसन्स को, पाठ को, क्योंकि शब्दों की सीमा होती है कि एक पाठ्य पुस्तक कितना बड़ा हो सकता है, 100 पानों का हो सकता है, उससे बात तो नहीं जा सकता। तो इसलिए हमें चीजें हटानी पड़ती है। तो इसी कारण कहानी के कई परिच्छेद वो हटा देते हैं और कहानी फिर ना ऐसे हो जाती है कि यहाँ से शुरू हुआ, ये हुआ, ये प्रॉब्लम आई, वो उसका ये हल हुआ और दी एंड। फिर वो जो कहानी में बाकी जो चीजें हैं जिससे वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है, वो चीजें ही नहीं रहती, क्योंकि वो हटाई है। जैसे मैं अभी फिर से मैं उसी स्टोरी पे आ जाऊंगी, शंकरराव खरात की। उसमें मुझे अभी तक एक हिस्सा याद है जो मैंने ओरिजिनल बुक पढ़ी है। तो उसमें था कि वो बच्चा एक ब्राह्मण के घर में अपनी जिंदगी में पहली बार जा रहा है और वो अंदर जाते ही बड़ा सा दरवाजा था, एक कंपाउंड जैसा था, और उससे अंदर जाते ही वो इधर उधर ऊपर देख रहा था कि क्या क्या चीजें दिख रही होगी उसको। वो नीचे नहीं देख रहा था और उसका पैर रंगोली पे पड़ गया। वो ब्राह्मण औरत ने एक रंगोली बना के रखी थी अपने दरवाजे के सामने। बच्चा तो वो देख ही नहीं रहा था, वो ऊपर गिर पड़ा। और वो ब्राह्मण स्त्री जिन बच्चे की निर्भत्सना की, वो तो नेचुरली किताब से हटाया गया था, पूरा के पूरा हटाया गया था, वो सीन ही हटाया गया था। तो पर मुझे ना यहाँ पे वो छू गया, वो दिल को छू गया, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है और उसके पिताजी कहते हैं रहने दीजिए ना, छोटा है बच्चा। तो वो कहती है खाने के लिए तो छोटा नहीं है, दिखता नहीं, उसको नीचे रंगोली बनी हुई है। तो ऐसी चीजें ना ऐसे एकदम दिल में रहती है। ये कुछ अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वो दिल में रहती है। तो दूसरे के साथ बात करते हुए मैं 4 टाइम सोचूंगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ऐसी जो चीजें हैं, ऐसे जो पैराग्राफ्स है, वो कहानी से हटाए जाते हैं क्योंकि शब्दों की सीमा है।
और जो बाकी रह जाते हैं उनके बारे में भी यह विचार किया जाता है कि क्या इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर नहीं पूछा जा सकता, हटा दो उसको। तो इस तरह वो पाठ्य पुस्तक नीरस हो जाता है, उसमें रस नहीं रहता कुछ। फिर ज्यादातर अच्छी कहानियां जो रहती है ना, वो बहुस्तरीय रहती है, यानी कि उसके बहुत से छोटे 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 स्तर रहते हैं और वो कहानी आगे जाते हुए एक एक स्तर को उजागर करती है और इस प्रकार वो पढ़ने वाले की भावनाओं को भी छूती है। इसके विचार, जो पढ़ रहा है उसके विचार और भावनाओं को भी खुला करती है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, हाँ ये मुझे तो पता है, अरे ये मैंने देखा है, ऐसी वाली चीज। और फिर कहानी अपने आप को बच्चों के हाथ में दे जाती है कि क्या तुम्हें समझना है समझो, क्या तुम्हें करना है करो मेरे साथ। और फिर वो बच्चों की कहानी बन जाती है। तो ऐसी जो कहानियां हैं इनके बारे, क्योंकि उसके बहुत स्तर रहते हैं ना, वो एकदम सीधी सादी ये हुआ ये किया और दी एंड ऐसी वाली नहीं रहती। तो बहुत सी बातें की जा सकती है, भाषा को आगे लिया जा सकता है, लेकिन ऐसी अच्छी कहानियां आपको पाठ्य पुस्तक में बहुत कम मिलेगी। अगर वो छोटी है तो शायद मिल भी सकेगी, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता और बहुत स्तरीय कहानियां नहीं मिलती, उनमें से बहुत सी चीजें हटाई जाती है। फिर मेरा आखिरी मुद्दा है पाठ्य पुस्तक के चित्रों के बारे में। पाठ्य पुस्तक में कहानी बताने के लिए शब्दों का इस्तेमाल होता है। हाँ? चित्र सिर्फ पुस्तक सजाने के लिए होते हैं। परसों मैंने एक बाल भारती की एक किताब, दूसरी की किताब खोली थी और उसमें एक कहानी थी, एक कोई साधु है उसके बारे में कि एक खरगोश आके उनकी पाँव के नीचे छिप गया, फिर कोई शिकारी आए, उन्होंने खरगोश मांगा, फिर वो साधु ने कहा कि इस तरह हत्या करना अच्छा नहीं है, फिर वो शिकारी मान गए और उन्होंने कहा कि हम कभी हत्या नहीं करेंगे, फिनिश्ड, चले गए वो। और उसमें एक चित्र था और चित्र में वो हीरो कौन है, तो वो साधु जी है, तो वो साधु जी बैठे हुए हैं, उनके पीछे वो सूर्य वगैरह लगाया हुआ है और उनके पाँव के नीचे एक छोटा खरगोश है, बस यही चित्र है। अभी ना खरगोश के चेहरे पे कुछ दिख रहा है, ना शिकारियों के चेहरे पे कुछ दिख रहा है, क्योंकि वो मेन पात्र जो है साधु जी, उसको बड़ा बनाने के प्रयास में वो चित्र में कुछ रहा ही नहीं। एक्चुअली इसमें तो बड़ा खरगोश होना चाहिए, क्योंकि खरगोश बच्चों के जिंदगी के, दिल के, मन के बहुत करीब रहता है, उनको बहुत अच्छा लगता है वो। लेकिन चित्र तो ऐसा वाला था। या तो एक कविता है, उसमें कुछ झरने की बात कही गई है, तो चित्र क्या था कि एक झरना झर रहा है और 2-3 बच्चे खेल रहे हैं उसमें और पीछे एक इंद्रधनुष है, बस यही चित्र। तो वे न कहानी समझने में मदद करते हैं, ना कहानी को आगे ले जाते हैं। फिर सभी चित्रों में, एटलीस्ट बाल भारती के तो अभी थोड़े से बदल गए हैं, क्योंकि हमारे कोई फ्रेंड्स ने बहुत उसके बारे में बातचीत की और थोड़े से कुछ चित्र बदल गए, लेकिन ज्यादातर चित्रों में सभी बच्चे गोरे, खुशहाल और खाते पीते घर के होते हैं। ऐसे लुकड़े सुकड़े काले बिले ऐसे लोग बच्चे रहते नहीं हैं। तो गरीब और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व चित्रों में भी नहीं रहता, होता ही नहीं। और जैसे जैसे ऊपरी कक्षा में आप जाते हो, वहां तो किताबों से चित्र ही भाग जाते हैं। ऐसे लगता है कि बच्चों को अभी चित्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बस कंटेंट लिख दो और खत्म कर दो बात। तो आगे जाके चित्र भी चले जाते हैं। और मेरे एक साथी आपको इसके बारे में भी कुछ बताने वाले हैं कि क्या हम आगे की किताबें, आगे के पाठ्य पुस्तक 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के पाठ्य पुस्तक भी सचित्र बना सकते हैं, क्योंकि हमारे एक साथी ने इसके बारे में एक नवोपक्रम किया था और वो भी आपके सामने हम रखेंगे। तो फिर पाठ्य पुस्तक का हेतु क्या है?
पाठ्य पुस्तक का हेतु है परीक्षा देना। अगर आपको बच्चे को एक अच्छी औरत या अच्छा आदमी बनाना है तो आपको पाठ्य पुस्तक से बाहर निकलना होगा। आप कहेंगे कि परीक्षा भी तो महत्वपूर्ण है। हाँ ठीक है ना, परीक्षा महत्वपूर्ण, लेकिन कई प्रयोगों से देखा गया है कि पढ़ाई को अन्य पुस्तकों की जोड़ देने से बच्चा परीक्षा में भी अच्छे नंबर लाता है। एक ऐसा ही अहवाल, एक रिपोर्ट हमने आपके साथ साझा किया है। हमारे एक साथी ने इस तरह का प्रयोग किया हुआ था। वो हिंदी पढ़ाती थी और छठी कक्षा में उनके पाठ्य पुस्तक में 6 कविताएं थी। उन्होंने अपने क्लास को 2 में बांट दिया। क्लास में एक पीरियड में वो सब पूरी कविता पढ़ाई, फिर आधे बच्चों को लाइब्रेरी भेज दिया। वहां जाकर बच्चों ने तरह तरह की हिंदी कविताएं पढ़ी, कविताओं की किताबें पढ़ी, अपना किलबिल अलग ये एकलव्य की किताबें रहती है वो सब पढ़ी। और क्लास में जो समूह रहा उनके साथ उन्होंने वो पूरी कविता 3-4 बार पढ़ना, फिर उसमें नए जो शब्द थे उसके अर्थ निकालना, फिर वो उसे छांटना, फिर वो उसके ऊपर प्रश्न बनाना, वगैरह 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 बहुत सी चीजें की। और लाइब्रेरी में बैठे बच्चों ने ना ही सिर्फ कविता पढ़ी पर खुद भी कविता बनाई। कुछ फुलपाखरू या तितलियों के बारे में कविता थी तो उन्होंने खुद भी कविता बनाई। उन्होंने तितलियों के चित्र भी निकाले। और इस तरह 3 पीरियड्स, वो आधे बच्चे बाहर थे, आधे बच्चे क्लास में थे। इस तरह 3 कविताएं पढ़ाकर वो मेरे साथी ने उन पर एक परीक्षा ली। और परीक्षा में क्या था कि 2 या 3 वाक्यों में उत्तर दो था, या इसके बारे में और शब्द, नए नए शब्द, एक दिए हुए शब्द के लिए दूसरा शब्द बताइए, वगैरह वगैरह। इस तरह की परीक्षा थी जो कि हमेशा जैसी परीक्षा रहती है वैसी ही थी। और फिर उन्होंने देखा कि जो बच्चे लाइब्रेरी में बैठे थे उन्होंने 2 या 3 लाइन के जगह पे 4-6 लाइनें लिखी। उन्होंने ज्यादा अलग अलग शब्दों के इस्तेमाल किए थे, मतलब उनकी भाषा सक्षम हो गई थी, रिच हो गई थी। और जो क्लास में बैठे हुए बच्चे थे वो कविता के शब्दों के बाहर ही नहीं गए। फिर उन्होंने क्या किया, डबल ब्लाइंड जैसा बोलते हैं वैसा, कि जो बच्चे पहली 3 कविताओं के लिए क्लास में बैठे थे वो बच्चों, उन बच्चों को अगली 3 कविताओं को के लिए लाइब्रेरी भेजा गया और लाइब्रेरी वाले बच्चों को क्लास में बिठाया गया। फिर क्या हुआ, तो फिर से लाइब्रेरी में बैठे हुए जो बच्चे थे उनके नंबर्स में ज्यादा, उनके नंबर्स में फर्क दिखा और उनको ज्यादा नंबर्स मिले, ऐसा दिखा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खाली पाठ्य पुस्तक में एक कविता लेकर रटकर बस उसे पीकर वो नहीं पढ़ाई जा सकती, और बच्चे भी वो ज्यादा नहीं, उससे कुछ ज्यादा सीखते नहीं, उससे भाषा नहीं सीखते। वो कविता सीखेंगे, रट लेंगे, लेकिन वो भाषा नहीं सीखते। तो इस तरह देखा गया है कि पाठों को, पाठ्य पुस्तकों को अन्य पुस्तकों की जोड़ देने से बच्चा परीक्षा में भी अच्छे नंबर लाता है। तो ये सब जो अभी मैंने कुछ प्रयोग, हमारे नवोपक्रम या प्रयोग के बारे में बात की, वो आपके साथ साझा किए हुए हैं, आप जरूर पढ़ना। हाँ, तो एक बार मैं सिर्फ आपके साथ फिर से एक ये करती हूँ कि पाठ्य पुस्तक की क्या मर्यादाएं रहती है। एक तो वो पाठ्य पुस्तक समिति है, वो समिति की मर्यादाएं रहती है कि जिसमें कौन लोग हो, कौन लोगों को आमंत्रित किया जाता है, वो किस तरह के पाठ चुनते हैं। दूसरा है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा और कंटेंट की वो हमेशा क्या बोलते हैं उसको, प्रमाण भाषा कहते हैं, और औपचारिक भाषा, बस उसी तरह की भाषा रहती है। और कंटेंट में भी पूरा सिलेबस रहता है, उसके बाहर का कंटेंट नहीं आ सकता, ज्यादा कहानियां वगैरह नहीं आ सकती। फिर उसमें जो कंटेंट में बहुस्तरीय कहानियां
बहुत कम रहती है। तीसरी मर्यादा है पाठ्य पुस्तक के चित्रों की, और चौथी सबसे बड़ी मर्यादा मुझे लगती है पाठ्य पुस्तक के हेतु की, कि जो परीक्षा देना है, ना कि कुछ भाषा सीखना या तो इतिहास सीखना या तो विज्ञान सीखना। तो इस तरह के अलग अलग चीजें पाठ्य पुस्तक की मर्यादा में आप शामिल कर सकते हो। और ये मैंने क्यों बताया कि ये समझने के लिए आपको कि क्यों पाठ्य पुस्तक के लिए और कुछ लाइब्रेरी की किताबें जोड़ने की जरूरत है। क्यों है वो? पाठ्य पुस्तक इज इनफ, ऐसा हम ये सब मालूम होने के बाद बोल ही नहीं सकते अगर हम बच्चों के बारे में सोच रहे हो तो अभी ये जो चीजें है सभी, तो इसके बारे में हम आपके साथ दो प्रकार से आज और कल हम बात करेंगे। पहली जो है उसमें कुछ लाइब्रेरी की गतिविधियां रहती है जो किताबों के साथ की जाती है, कहानी की किताबों के साथ, कविता की किताबों के साथ। तो वो पाठ्य पुस्तक के साथ करने के लिए क्लास में कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में हम आपके साथ थोड़ी बातचीत करेंगे। और दूसरी जो चीज है वो है कि अन्य विषयों को लाइब्रेरी की किताबें या अन्य रिसोर्सेस, फिर वो यूट्यूब की फिल्म ना हो, फिल्म हो सकती है, कुछ चित्र हो सकते हैं, वो हमारी पाठ्य पुस्तकों को कैसे जोड़े, उसके बारे में हम आज और कल इन 2 दिनों में बात करेंगे। थैंक यू। और